तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी के आगे पीछे कुछ भी नहीं कहूँगा, सीधा सीधा कहानी का रुख करूँगा। और इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है गाज़ियाबाद से। गाज़ियाबाद का एक थाना जिसका नाम है मुरादनगर, और इसी थाना क्षेत्र में एक नदी बहती है जिसका नाम है हिंडन नदी। अब नदी है, नदी के आसपास गांव बसे हुए हैं, उसी के आसपास खेती भी करते हैं। और इसी बीच 3 अगस्त की बात है, यानी इसी साल के इसी महीने की 3 तारीख की, जब इसी एक गांव है सुराना गांव, इसी सुराना गांव के रहने वाले कुछ किसान, कुछ आदमी जो नदी के किनारे खेती कर रहे थे, जिनके खेतों में नदी से पानी जा रहा था। तो चूँकि एक दिन पहले बारिश हुई थी, तो जो इस गांव के लोग थे, खासकर जिनका खेत था, वो नदी की तरफ जाते हैं सुबह सुबह, ताकि अपने खेतों को देख सकें कि पानी कहीं ज़्यादा तो नहीं है, पानी सही से आ भी रहा या नहीं। अब सुबह सुबह जब जाते हैं तो जाने के बाद उन्हीं में से किसी की नज़र नदी की तरफ जाती है। अब नदी पे जब नज़र जाती है तो सारी चीज़ें तो बिल्कुल ठीक थी, जो पानी का कलर था मटमैला सा बिल्कुल वही था, लेकिन एक जगह ऐसी थी उसी नदी में से जहाँ का जो पानी था कुछ काला सा हो गया था। अब जैसे इसको देखते हैं फ़ौरन अगल बगल और नज़र दौड़ाते हैं। अब अगल बगल और जब नज़र दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि एक महिला जो है एकदम नदी के किनारे चिपकी पड़ी है मिट्टी से, और शायद ये जो पानी काला हुआ है ये महिला के शरीर से खून रिस रहा, इसी वजह से हुआ है। अब जैसे ही गांव के लोग ये चीज़ देखते हैं तो सबसे पहले तो उस महिला को जैसे तैसे करके नदी से बाहर निकालते हैं। निकालने के बाद जब महिला का मुंह देखते हैं तो देखने के बाद सारे लोग पहले तो चौंक के पीछे हटे, क्योंकि इस महिला के सर पे और सीने पे एक बड़ा सा छेद था। अब जैसे ये चीज़ देखते हैं फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस भी भागी भागी पहुंची। उसके बाद पुलिस बॉडी को कब्जे में लेती है। लेने के बाद जो पहली दृष्टि में देखने में लगा, उस हिसाब से ये जो मरने वाली महिला है, यानी जिसके शरीर पे 2 छेद हैं, जिसके शरीर से खून बह रहा, जिसकी डेड बॉडी नदी से मिली, उसकी उम्र बामुश्किल 20 से 22 साल रही होगी। अब छेद देखने के बाद पुलिस वाले फ़ौरन समझ गए कि इस महिला को गोली मारी गई है। लिहाजा बॉडी को कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। इधर जब तक पोस्टमार्टम हो रहा तब तक गांव वालों से पूछताछ कि सबसे पहले बॉडी किसने देखी, कौन बॉडी को निकाला, क्या बॉडी के पास से कोई चीज़ मिली थी, कोई मोबाइल फ़ोन था या फिर कोई और चीज़, कोई कागज़, कोई पत्थर, कोई और चीज़, कोई छोटी सी छोटी बात जो किसी ने देखी हो, किसी ने इस महिला को फेंकते हुए किसी को देखा। अब तमाम तरह के पुलिस वाले सवाल आसपास के लोगों से, गाँव वालों से करते हैं। साथ ही अभी ये भी कवायद शुरू होती है कि आखिर ये महिला कौन है, ये जो लाश है ये कहाँ से बह के आई है, क्योंकि नदी का मामला, अब नदी कहाँ की चीज़ें कहाँ पहुँचा दे ये भी कहना मुश्किल। बहरहाल अब पुलिस वाले अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। इधर बॉडी का पोस्टमार्टम भी हो रहा, इधर जांच पड़ताल आगे बढ़ रही। तो आसपास के लोगों से जब पूछताछ की गई तो सारे लोगों ने वही बताया कि साहब हमें नहीं पता ये महिला कौन है, ये लड़की कौन है, हमने तो बस नदी में इसकी डेड बॉडी देखी, देखने के बाद फिर हमने इसको निकाला, हमें लगा जिंदा है, डूब गई है, कहीं इसको चोट लग गई है। निकालते हैं तो देखते हैं कि महिला मरी पड़ी है। इससे ज़्यादा हमें साहब कुछ भी नहीं पता। बहरहाल पुलिस वाले पूछें भी क्या जब किसी को कुछ पता ही नहीं। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर मेंशन था कि इस महिला को पहले तो पीटा गया, उसके बाद इसको गोली मार दी गई। एक गोली इसके सीने पे मारी गई, दूसरी गोली इसके सर पे मारी गई, और गोली जो है वो पिस्टल से चली थी। अब पुलिस वाले जैसे ये सारी चीज़ें सुनते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी थोड़ा सा सख्ते में आते हैं, क्योंकि मर्डर कई होते हैं, डेड बॉडीज़ कई मिलती हैं, लेकिन आमतौर पे जो मर्डर होते हैं किसी लड़की का या फिर नॉर्मल, गला घोट के करते हैं, गला काट के करते हैं, पीट पीट के करेंगे। लेकिन गोली मारना तो ऐसा है कि गोली में आवाज़ भी होगी, जहाँ से गोली खरीदी जाएगी वहाँ हिसाब भी देना होगा, साथ ही जो गन यूज़ होगी, जो पिस्टल यूज होगी, उससे भी पकड़े जाने के चांसेस हैं। तो फिर ऐसा किसने किया, और अभी तक ये भी नहीं पता कि ये मरने वाली महिला कौन है। तो पुलिस वाले पहले मरने वाले का पता करें, फिर पता करें कि गोली किसने मारी, तब जाके कहीं पता चलेगा कि गोली क्यों मारी। यानी सवाल कई सारे, जवाब कोई नहीं। अब पुलिस वाले जब आसपास के लोगों से, खासकर ये जो सुराना गांव था और पूरा जो मुरादा नगर थाना था मुरादनगर,
उस थाना क्षेत्र में लगभग हर गांव में पता कर लेते हैं कि कोई ऐसी घटना तो नहीं घटी, कोई लड़की तो नहीं गायब। तो जब पूरे थाना क्षेत्र में और पूरे गांव से कहीं कोई रिपोर्ट नहीं, कहीं कोई कानो कान खबर तक नहीं, कहीं किसी हादसे की कोई घटना नहीं, ये भी पता किया जाने लगा कि कहीं कोई ऐसी लड़की या फिर कहीं कोई ऐसी महिला जो घर से अचानक से गायब हो, तो वो भी आप लोग बताएं। संयोग से इसको बारे में जब पूछा गया तो यहाँ से भी कुछ भी नहीं मिला। दिन धीरे धीरे गुजर रहा, टाइम धीरे धीरे बीत रहा, पुलिस वालों के हाथ अभी भी खाली, ना कोई सबूत, ना कोई सुराग, न मरने वाली का पता, न मारने वाले का पता। अब नदी ये लाश कहाँ से बहा के लाई, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। पुलिस वाले इधर उधर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं, कभी अपने फेसबुक पेज पे वो फ़ोटो डाल रहे हैं, कभी ट्विटर अकाउंट से फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, कभी मीडिया से मुखातिब होकर बता रहे हैं कि ऐसी डेड बॉडी मिली है, अगर किसी के घर का कोई ऐसा गायब हो तो वो आए। पुलिस वाले तमाम तरह की कोशिशें कर रहे हैं। संजोग से पुलिस की जो मेहनत है वो रंग भी लाती है, और एक महिला जिसका नाम मंजू था वो निकल के सामने आती है। आने के बाद पुलिस से कांटेक्ट करती है, कांटेक्ट करके बताती है कि साहब मेरा नाम मंजू है, मैं नोएडा की रहने वाली हूँ, और कहीं ना कहीं आपने जो ये डिटेल्स भेजी हैं, आपने जो ये सारी चीज़ें सर्कुलेट की हैं लोगों के सामने, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मरने वाली है ये मेरी बहन है। अब पुलिस वालों के पास जब ऐसी खबर आई तो पुलिस वालों ने पहले तो राहत की सांस ली कि चलो कम से कम ये तो पता चल गया कि बॉडी किसके हवाले करनी है। पुलिस वाले फ़ौरन उस महिला को बुलाते हैं, बुलाने के बाद बॉडी की शिनाख्त करवाते हैं। संजोग से शिनाख्त हो जाती है। अब शिनाख्त हो जाती है, शिनाख्त होने के बाद बॉडी परिवार वालों के हवाले। साथ ही उस महिला से कहा जाता है कि अब आप कंप्लेन दर्ज करवाइए कि किसी ने आपकी बहन का कत्ल किया है। साथ ही उस महिला के बारे में उसकी बहन से पूछा भी जाने लगा। तो जब उस महिला के बारे में पूछा जाने लगा कि ये कौन है, तो उस पर उसकी बड़ी बहन मंजू ने बताया कि इसका नाम रागनी है, इसकी उम्र 22 साल है और एक कंपनी में नौकरी करती थी, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं। घर से अक्सर बाहर रहती थी, शादी हुई थी लेकिन पति से ज़्यादा बनी नहीं, तो फिर ये पति से अलग ही रहती थी, पति से ज़्यादा इसका कोई मतलब भी नहीं। अब जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों की जो शक्की सुई है पहले तो पति की तरफ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पति ने ही कुछ किया हो, क्योंकि आमतौर पर अक्सर ऐसा हो जाता है। अब पुलिस वालों ने इस मामले में भी जांच पड़ताल की तो संजोग से पति की मौजूदगी और क्राइम सीन ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग थलग, तो यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। मंजू से ये भी पूछा गया कि क्या आपको किसी पे डाउट है। अब जब ये पूछा गया तो फिर मंजू ने वही घिसा पिटा जवाब दिया कि साहब मुझे नहीं पता, ये तो महज एक जगह नौकरी करती थी। अब जब पुलिस वाले कुछ पता नहीं पाते तभी उनको एक चीज़ समझ में आती है, और वो चीज़ अपने आप में बड़ी उपयोगी साबित हुई। दरअसल पुलिस वाले देखते हैं कि आमतौर पे अगर कोई डेड बॉडी मिलती है या आमतौर पे कोई भी शख्स हो कहीं जाता है तो अपना मोबाइल फ़ोन ज़रूर लेके जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा क्या है कि मोबाइल फ़ोन नहीं मिला। मोबाइल फ़ोन बॉडी के पास होता या फिर कम से कम महिला के कपड़ों के अंदर होता, जीन्स में होता, लेकिन यहाँ तो मोबाइल फ़ोन मिला नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस महिला को बाकायदा उठाया गया, उठाने के बाद फिर इसको गोली मारी गई, या फिर गोली मार के उठाया गया, सारे सबूत एकदम इत्मीनान से मिटाए गए, उसके बाद डेड बॉडी को नदी में फेंका गया। क्योंकि मोबाइल अगर रैंडम गोली मारी होती तो मोबाइल जो है वो पॉकेट में ही होता। अब जैसे मोबाइल के बारे में पुलिस वालों को ख्याल आया तो सबसे पहले जो मंजू थी उससे रागनी का मोबाइल नंबर लिया गया। मोबाइल नंबर लेने के बाद फिर उसको सर्विलांस पे लगाया गया, उसकी कॉल डिटेल निकाली गई। कॉल डिटेल निकालने के बाद लास्ट कॉल जितने लोगों की हुई थी उन सब से पूछताछ की गई, और इसी में से एक शख्स था जिसका नाम था अमित सिंह। अमित सिंह का भी नंबर मिलता है। अब पुलिस वाले जैसे अमित सिंह से कांटेक्ट करने की कोशिश करते, अमित सिंह एकदम फरार। फ़ोन अपना उसने स्विच ऑफ कर लिया, सिम निकाल के फेंक दिया। अब जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं कि अमित सिंह और उसका नंबर कॉल हिस्ट्री में, उसके बाद फिर जैसे बात करने की कोशिश की गई फ़ोन करके कि हम मुरादनगर थाने से बोल रहे हैं, तो फिर अमित सिंह जो है एक तरह से फ़ौरन फ़ोन काट दे रहा, उसके बाद तब से फ़ोन स्विच ऑफ। तो पुलिस वालों को लग गया कि हो ना हो इस पूरे हत्याकांड में ये जो अमित है ये ज़रूर शामिल है। अब पुलिस वालों को जैसे ये बात पता चली फ़ौरन दल बल के साथ जाते हैं, अमित के बारे में पता करते हैं कि कहाँ मिलेगा। उसके बाद उसको उठाते हैं, उठाने के बाद पूछताछ करते हैं, 2-3 नाम और निकल के सामने आते हैं, उन सबको उठाया जाता है। उसके बाद इन सबको बैठाया जाता है, बैठाने के बाद पूरी कहानी पूछी जाती है। अब सारे लोग, चूँकि पुलिस वालों का तरीका अपने आप में उतना अच्छा होता ही है कि मुर्दे भी बोल जाएं, यहाँ तो फिर भी ये लोग जिंदा थे, स्वस्थ थे,
तो जब पूछा गया तो फिर इन लोगों ने अपना मुंह खोला, साथ ही पूरी कहानी बताई। और इस कहानी के हिसाब से ये जो महिला थी रागिनी, पहले तो इसकी शादी हुई लेकिन पति से बनी नहीं, तो पति से अलग रहने लगी। अब जब पति से अलग रहने लगी तो फिर खर्चा पानी, घर का राशन, ये सारी चीज़ें कैसे चले, इसीलिए इसने नौकरी करने की सोची। 21 साल इसकी बामुश्किल उम्र थी, नौकरी भी करना था। नौकरी कहाँ करे, तो इसी दौरान एक कंपनी है फाइनेंस की, आदित्य वर्ल्ड सिटी, इसी कंपनी में एक काम करने लगती है। अब नई नई ज्वाइन होती है, 21 साल की लड़की, सारे लोग अच्छे से इसका स्वागत करते हैं, सारे लोग दोस्ती करना चाहते हैं। और इसी दौरान एक शख्स था जिसका नाम था बंटी सिंह, वो भी दोस्ती करने की कोशिश करता है। संयोग से दोस्ती करने में कामयाब हो जाता है। दोस्ती जब कामयाब हो गई उसके बाद बात धीरे धीरे आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के साथ साथ दोनों में संबंध भी अच्छे हुए, कहीं ना कहीं दोनों में प्यार भी हो गया। अब जब प्यार हुआ, सारी चीज़ें हुई, उसके बाद इस लड़की को यानी रागिनी को पता चला कि ये जो बंटी है तो शादीशुदा है। इसकी एक बेबी है जिसका नाम राखी है और इसके 2 बच्चे भी हैं। अब जैसे ही बंटी के बारे में पता चला तो एक तरह से रागिनी थोड़ी सी ठगी महसूस हुई, लेकिन प्यार तब तक इतना बढ़ चुका था कि वो फिर पीछे हटने को तैयार नहीं। उसे लगा कि ठीक है, जो जैसा चल रहा चलने दो। बंटी जो था वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, तो अच्छे खासे पैसे उसके पास थे, तो कहीं ना कहीं रागिनी को भी मदद मिल जा रही थी। बहरहाल रागिनी की तरफ से तो कोई एतराज़ ना हुआ, लेकिन जब इस बारे में बंटी की वाइफ राखी को पता चला तो उसे एतराज़ हो गया कि मेरा पति किसी दूसरी लड़की या दूसरी महिला के संपर्क में क्यों है। अब राखी पूरा एतबार करने लगी, एतराज़ करने लगी। बंटी से उसने शिकायत की तो बंटी ने उस रागिनी के चक्कर में अपनी ही बीवी को मारने पीटने लगा, अपनी बेबी को अलग थलग करने लगा। अब जैसे ही राखी एक तरह से असहाय हुई, पहले तो पति का सहारा था कि चलो पति से लड़ूंगी झगड़ूंगी वो छोड़ देगा, पति तो एकदम पागल, तो अब क्या करे। तो एक दिन रोते रोते ऐसे ही उसके भाई का फ़ोन आया था, तो रोते रोते उसने अपने भाई अमित को सारी चीज़ें बता दी। अब अमित को जब सारी चीज़ें बता दी तो अमित जब अपनी बहन की गृहस्थी उजड़ते देखता है तो एक तरह से वो तो पागल हो जाता है कि कौन ये महिला जिसकी वजह से गृहस्थी उजड़ रही है। इसके बाद ये बताती है राखी की एक रागिनी नाम की लड़की है जो इन्हीं के साथ काम करती थी, अब प्रॉपर्टी डीलिंग में भी काम करने लगी है, सारे पैसे उसके ऊपर लुटा दे रहे हैं। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें वो सुनता है, सुनने के बाद आग बबूला होता है। आग बबूला होने के बाद फिर कहता है कि दीदी आप चिंता मत करो, जिस महिला ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है मैं उसकी ज़िंदगी छीन लूँगा। बहन का इतना कहना हुआ, भाई को गुस्सा लगी, भाई ने वादा कर दिया। अब वादा कर दिया तो वादा निभाना भी था, चूँकि एक भाई का वादा था। फिर क्या, फिर प्लान बना। प्लान ये बना कि अब इस लड़की को, इस महिला को, रागिनी को मार ही डालते हैं। ये जिंदा रहेगी तो जीजा मानेंगे नहीं, लेकिन मार डालते हैं तो कैसे मार डालते हैं। फिर ये हुआ कि चलो गोली मार देंगे। अब गोली अकेले कैसे मारें, बाकायदा कंट्रोल करना होगा, ऐसी जगह मारना होगा कि जहाँ कोई देखे ना। तो फिर जो ये था अमित सिंह, इसने अपने दोस्त अंकुर से बात की और कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे कत्ल करना है। अंकुर भी दोस्ती निभा देता है, शामिल हो जाता है। शामिल होने के बाद फिर ये होता है कि चलो अब गोली मारेंगे, लेकिन गोली किस चीज़ से मारें। गोली मारने के लिए सबसे पहले बंदूक और गोली चाहिए। अब दोनों ही के पास बंदूक और गोली उपलब्ध नहीं थी, तो फिर तीसरे लड़के को शामिल किया गया जिसका नाम सुमित था। अब सुमित जब शामिल हुआ तो सुमित ने पिस्टल का जुगाड़ किया। उसके बाद सारी चीज़ें सेट, अब बस लड़कियों को कहीं अकेले देखना था, उसके बाद गोली मारना था। फिर क्या था, ये सारे लोग अब आते हैं, आने के बाद प्लान बनता है, सारी चीज़ें, सारी रिहर्सल, सारी प्रैक्टिस हो जाती है। 2 तारीख को ये जो अमित कुमार है, अमित सिंह, अपने दोस्त अंकुर, सुमित और एक और लड़कों के साथ पहुंचता है इस रागिनी के पास। रागिनी के पास पहुंचता है, पहुंचने के बाद कहता है कि चलो तुमको दीदी बुला रही हैं, यानी राखी, उनको बात करनी है। इतना जब कहता है तो जो लड़की थी रागिनी, वो अपने रूम से आती है बाहर। आने के बाद कार के अंदर झांकती है तो देखती है कि राखी तो है ही नहीं। अब 4 लड़के, एक महिला उसे असुरक्षित लगने लगा, बोली नहीं जाऊंगी। इतना कहना हुआ कि फ़ौरन ये सारे लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, फ़ौरन उसको जैसे तैसे करके गाड़ी में भरते हैं। भरने के बाद इसी क्राइम सीन जो मुरादनगर के सुराना गांव के हिंडन नदी का जो पुल था वहाँ पे लेके आते हैं। आने के बाद उसको बाहर निकालते हैं, उसको थप्पड़ों से मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। अमित जो है वो पिस्टल निकालता है, निकालने के बाद फायर कर देता है, लेकिन उसने पहली बार पिस्टल चलाई थी तो जो गोली है वो मिस हो गई।
अब गोली मिस हो गए तो फ़ौरन जो रागनी है उसको भी लग गया कि अब ये तो कत्ल करके ही मानेगा, ये तो जान लेने पे आमादा है। फिर क्या था, वो भागने की कोशिश करने लगी। अब जैसे ये भागने लगी तो अमित से जो अंकुर था वो पिस्टल छीन लेता है। छीनने के बाद पिस्टल से गोली चलाता है। पहली गोली सीने में लगी, दोबारा फिर फायर करता है, दूसरी गोली सर में लगी। अब 2 गोलियां जैसे ही लगी तो फ़ौरन वो महिला अपनी जान बचाने की कोशिश में भागने लगती है और भागते ही वो नदी में छलांग लगा देती है। लेकिन 2 गोली, एक सीने में एक सर में, शायद 2-4 मिनट की जो जान बाकी थी, इसी वजह से वो लड़की भागी या फिर नदी में कूदी। नदी में कूदने के बाद उसी नदी में उसकी मौत हो गई और अगले दिन ये डेड बॉडी मिली। तो जब डेड बॉडी मिली, ये सारा इकबाल जुर्म हुआ। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से जो जीजा हैं बंटी सिंह, इनका भी रोल थोड़ा बहुत सस्पिशियस है, लेकिन फ़िलहाल क्राइम सीन पे इनकी मौजूदगी या अभी भी किसी प्रकार की संलिप्तता अभी तक निकल के सामने नहीं आई। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, अच्छा लगा हो सुन के, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। और आप लोगों का ऐसा प्यार है कि बार बार कहता हूँ कि प्यार दीजिएगा, जबकि आप कई गुना दे रहे हैं। मेरा जो दूसरा चैनल था, मैंने उस पर महज 10 वीडियो डाली और 10 वीडियो में ही वो जो चैनल है वो 1000 सब्सक्राइबर पार हो गया, 1200 सब्सक्राइबर। एक वक्त था कि 50 वीडियो डाल के भी 1000 नहीं हुए थे। तो आप लोग का प्यार है कि इतना आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या ही कहूँ। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपना देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।